So now we shall discuss about Coulomb's law in vector form. बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए let there are two charges. Let there are two charges. Q1 and Q2। अब यहाँ हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, है ना। एक कंडीशन तब जब रिपल्सन हो रहा हो, यानी दोनों चार्जेस क्या हो, सिमिलर हो। लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2। कंडीशन 1 when Q1 and Q2 is greater than 0। आप जानते हो कि यानी ये क्या होगा, बोथ चार्जेस सिमिलर, है ना। यानी चाहे दोनों चार्जेस क्या होंगे, Q1 भी पॉजिटिव हो एंड Q2 भी क्या हो, पॉजिटिव हो, या Q1 भी नेगेटिव हो और Q2 भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो आप खुद ही देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा दे देगा कि राइट द कूलम्स लॉ इन दिस कंडीशन, ऐसा कंडीशन बनाएंगे तो आप समझ जाओगे कि दोनों चार्जेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे और रिपल्सन होगा। तो लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2, their position vector is R1 and R2 respectively। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम अपना प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा Q1 है, दिस इज आवर Q1, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, ओरिजिन से आपने कहा R1, इसकी पोजीशन क्या है, R1, ठीक है। एंड देयर इज अनदर चार्ज, दिस इज आवर Q2, इसकी पोजीशन यहां से क्या है, R2, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए। नाउ बोथ द चार्जेस आर सेम, तो क्या होगा, रिपल्सन विल अकर। इस केस में रिपल्सन अगर करेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा, ये देखो इन दोनों के बीच की दूरी, अभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी पोजीशन मान लो ये क्या है, इसकी पोजीशन है, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज ओरिजिन O, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा, किस पे, Q1 पे, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। आप जान रहे हो ना, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये वाला इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। इस फोर्स का नाम हम रख देते हैं F12। क्यों F12 रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं F12 क्योंकि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। तो F12 जो है, ये आप लिखोगे F12 क्या है, द फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। अब देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी लेते हैं। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किधर लेंगे, इस डायरेक्शन में। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हमने लेना है वो किस डायरेक्शन में लेना है, BA की डायरेक्शन में। समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आगे लिखेंगे हम। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स होगा F12, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे F12, फोर्स F12 जो होगा वो हमें मालूम है कितना होता है,
के कांस्टेंट 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 ये हो गया। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो डिस्टेंस हमको किस डायरेक्शन में जाना है, देखो हम ए बी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये ए बी का मतलब हुआ इधर, हम लिखेंगे क्या बी ए, हम क्या लिखेंगे अपॉन बी ए, इस बी ए का स्क्वायर, ठीक। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ए बी, यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, किस डायरेक्शन में लग रहा है बी से ए की तरफ, तो यहां हम लिख देंगे डायरेक्शन क्या लिखेंगे बी ए की डायरेक्शन में, यानी यूनिट वेक्टर बी ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बी ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, फ्रॉम triangle law of vector, ठीक है। हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए बी ए। तो देखो हमें मालूम है ट्रायंगल लॉ में क्लोजिंग साइड जो होता है वही रिजल्टेंट देता है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में और एक क्लोजिंग साइड है, इसका मतलब R2 प्लस ये वाला वेक्टर कौन है बी ए, ये एक डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1, क्योंकि R1 इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द वेक्टर। ये हो गया। हमें क्या चाहिए बी ए चाहिए, तो बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, बी ए इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। इसको यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R21, क्योंकि हमें मालूम है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको 11th क्लास में सिखाया गया होगा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है F72, तो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हो, F2 माइनस F7, ऐसे ही तो पहले बाद वाला माइनस पहले वाला वेक्टर, ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ क्या आया आपके पास R12, यानी ये किसका एक्सपेंशन रहा होगा R21 का, है ना, यानी R1 माइनस R2। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हमारा बेसिक इक्वेशन जो था वेक्टोरियल फॉर्म में यही था ना, यही चीज थी। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये तो वेक्टर हो गया, इसका यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये बी ए जो है, बी ए को हम कैसे यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बी ए और इसका मॉड, बी ए का मॉड, यही तो होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये खुद क्या है R21 है, ये क्या है R21 है, अपॉन इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो चाहे ये लिखो चाहे ये इतना लिख सकते हैं ना, सीधे R21 लिखो या R21, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये खुद ही हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया बी। अब लिखना शुरू करते हैं आगे। नाउ चलिए आगे चलते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स तो आपने लिख ही लिए होंगे, आगे की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम अब देखो हमारे पास जो फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा ये इक्वेशन है, F12 का मतलब कितना हो गया, F12 इज इक्वल टू व्हाट, K Q1 Q2 अपॉन बी ए की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, बी ए का इंटीग्रेटिव में चाहे ये लिखो या शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दो, बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया R21, है ना, वेक्टर R21 का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, केवल मैग्नीट्यूड है ना, यानी ये मॉड में लिख सकते हो, बिना मॉड के ही लिख सकते हो। अब उसके बाद यूनिट वेक्टर पे आ जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर बी ए जो है वो किसके बराबर है, वेक्टर R21 डायरेक्शन इसकी क्या है वेक्टर R21 और नीचे मॉड
तो ये भी तो मॉड चाहे यही लिखो, ये भी तो मॉड R21 ही है, इसको आप क्या हटा सकते हो या लिख सकते हो जो भी है। तो यानी हम चाहे तो यही छोड़ लो या F12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो K Q1 Q2 और वेक्टर किस डायरेक्शन में, R21 की डायरेक्शन में, और ये भी क्या है R21 है, ये भी R21 स्क्वायर हो गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं R21 का क्यूब वेक्टोरियल फॉर्म में। तो दिस इज आवर इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। यानी जो फोर्स F12 लग रहा है, F12 जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब चलो हम ये भी निकाल लें, ये तो ये हो गया ना कि द फोर्स ड्यू टू, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला द फोर्स, देखो सीधी सी बात है, रिपल्सिव केस में दिमाग में एक छोटा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो अभी बाद में कंक्लूड करके बता दूंगा। F12 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे R21 रखोगे, हैं, और अगर F21 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे इतना रखोगे। तो सिमिलरली करके भी मैं बता देता, लेकिन मैं सिमिलरली की बजाय फिर से मैं पूरा प्रोसेस रिवाइज आपको करके बताऊंगा। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वाला भी तो फोर्स लगाएगा ना इस पे, जो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो ये फोर्स का नाम क्या होगा, ये किसके लग रहा है F2 और किसके द्वारा लग रहा है 1। तो F21 क्या है, द फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट। अब ध्यान से फिर से हम वापस चलते हैं, वही प्रोसेस दोहराते हैं, बहुत ही मजा आएगा इस प्रोसेस में। जिनके समझ में आ गया होगा और जिनके समझ में नहीं आया होगा उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम चाहे तो सिमिलरली करके लिख सकते थे, लेकिन हम उन बच्चों के लिए जिनका दिमाग जो है कंसंट्रेट नहीं रहा होगा उसको फिर से ये पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूं। अब देखो, अब भाई रिपल्सन हो रहा है ना, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो F12 तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर F21 निकालना होगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो R1 ये हो गया, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, स्टेटमेंट सेम रहेगा, बट हमको फोर्स अब किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किस डायरेक्शन में लेंगे, उसी डायरेक्शन में। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये कि हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। तुम खुद सोचो ना यार, धक्का जब हम तुमको देंगे उस डायरेक्शन में तो तुम उधर ही आओगे ना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। तो जिधर फोर्स हम निकालते हैं उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इस बार जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो क्या लेंगे, ए बी लेंगे, बी ए नहीं लेंगे। तो यहाँ हम F21 हम निकालेंगे, इसको हम थोड़ा पहले से एक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए एक साथ। तो हियर F21 क्या है, F21 इज द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। यहां तक किसी साल को दिक्कत नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है। चलिए F21 लिख लेते हैं हम। तो जब F21 लिखेंगे तो आप देखो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी डायरेक्शन में, तो फार्मूला कूलम्ब सा का ये है Q1 Q2 और अपॉन डिस्टेंस कितना है AB, वेक्टर AB, चाहे AB स्क्वायर लिख लो चाहे AB का मॉड करके लिख लो, जैसे इच्छा हो। ये डिस्टेंस है, हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, AB डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमेशा किससे देते हैं, डायरेक्शन का मतलब होगा यूनिट वेक्टर, और किसका यूनिट वेक्टर, AB का यूनिट वेक्टर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। नाउ अगले स्टेप में हम चलेंगे, हमको AB चाहिए R1 R2 के टर्म में, तो हम लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमको पता है क्लोजिंग साइड जो है रिजल्टेंट देता है, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में, इस पर क्लोजिंग साइड कौन है, R2। हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर R1 प्लस ये वाला वेक्टर कौन है, इनका नाम है AB, इनको ही हमें प्राप्त करना है, इज इक्वल टू R2 क्लोजिंग साइड है। इसका मतलब AB को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, और शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी ये किस फॉर्म में रहा होगा, R21 सॉरी R12 है ना, बार बार ये इतने के बराबर रहा, यहां तक पहुंच गए।
हमको AB भी चाहिए और हमको क्या चाहिए, AB यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आप जानते ही हो, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। वेक्टर टू क्या है, r12 है, वेक्टर r12 और इसका मॉड कितना होगा, r12 से हम होगा, चाहे मॉड वॉड लगा के करो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे डायरेक्ट यही लिखो। ये हो गया, ठीक है जी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब वापस आते हैं फ्रॉम फर्स्ट F21 अब चाहे लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू व्हाट, कहां गया, हाँ ये F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, चाहे इसको लिख के पूरा इसका स्क्वायर करिए, चाहे सीधे ये लिख दीजिए, R12 का मॉड स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस के फॉर्म में होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इनटू डायरेक्शन AB की वैल्यू कितनी है, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12 ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी F21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में है ये, R12 के, यानी अगर रिपल्सन होगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये याद रखना है बस रिपल्सन के केस में। चाहो तो इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, F21 इज इक्वल टू डायरेक्ट K Q1 Q2 और इसको सीधे लिखो, मॉड का मतलब सीधे क्या, R12 का क्यूब, और ये डायरेक्शन आप लिख दीजिए R12 के डायरेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। जब क्या हो रहा हो, व्हेन द रिपल्सन इज बीइंग डन, जब रिपल्सन हो रहा हो तब के लिए। लेकिन कभी-कभी सवाल थोड़ा उलट भी हो सकता है, अट्रैक्शन जब हो रहा हो तब के मामले में क्या करेंगे आप, अट्रैक्शन जब हो रहा हो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि मुझे ये होमवर्क देना चाहिए था, तो एक पार्ट मैं निकालूंगा और एक पार्ट आपको करना होगा। तो क्वेश्चन बुक में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक्सप्रेस वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, तब के लिए आप समझ जाएंगे कि रिपल्सन के लिए पूछा जा रहा है, तो ये फॉलो करेंगे। और दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन तब के लिए है व्हेन, कंडीशन दिया हुआ है कंडीशन 2, दूसरा कंडीशन तब के लिए है, देखो हम यहीं से पहले पूछा था, बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। हाँ, कंडीशन 2 जब व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0, ये तभी होगा व्हेन Q1 पॉजिटिव हो एंड Q2 निगेटिव हो। एक कंडीशन तो ये बना, ठीक है, एक कंडीशन तो ये बना, और ये हो सकता है दूसरा कंडीशन की Q1 निगेटिव हो एंड Q2 क्या हो, पॉजिटिव हो, एक कंडीशन ये बना, समझ में आया आपके। तो इसका मतलब हुआ कि चार्जेस आर अनलाइन, ये कंडीशन जब भी होगा तो आप समझ जाएंगे चार्जेस क्या है, चार्जेस आर अनलाइन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड देयर विल बी अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब अट्रैक्शन होगा तो देखिए क्या होगा, आगे चलते हैं, फिर हम आ जाते हैं डायग्राम बना लेते हैं अपना, वही पुराना होगा। तो
पोजीशन ऑफ Q1 and Q2 is R1 and R2 respectively शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं respectively from origin। ठीक है, चलिए जरा फिर देखते हैं कैमरा से सब ठीक ठाक नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ, सब ठीक ठाक नजर आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया XY प्लेन। तो इसमें जो है ये कह रहा है कि ये जो आपका चार्ट है दिस इज योर Q1, ठीक है, और यहाँ एक चार्ज है दिस इज योर Q2। लेकिन यहाँ हमको एक चार्ज क्या लेना है पॉजिटिव और एक चार्ज क्या लेना है नेगेटिव। एक चार्ज क्या लेना है तो काफी छोटा होता है लिखने का। एक चार्ज क्या लेना है पॉजिटिव, ठीक है, ये मान लो क्या है Q1, और एक चार्ज क्या लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो एक चार्ज हमने यहाँ नेगेटिव रखा, दिस इज योर Q2। तो ये Q1 और Q2 जो है इसका पोजीशन वेक्टर Q1 क्या है R1 दिया हुआ है, दिस इज R1 एंड इसका पोजीशन वेक्टर है R2। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो भाई पिछली कहानी है दोहराई जा रही है। अब कहानी ये है कि these two charges are in opposite nature। तो हमको मालूम है सिंगुलर चार्ज तो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 क्या करेगा Q2 को अट्रैक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा ना। कैसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे। तो अगर हम ये कहें F, ये देखो ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये कौन अट्रैक्ट कर रहा है Q1 कर रहा है, किसको कर रहा है Q2 को। तो ये यहाँ जो F21 जो होगा ये जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है 2 के ऊपर, और कौन लगा रहा है 1। समझ रहा है कि नहीं आप, ऐसे समझिए। F21 क्या है यहाँ पे, F21 is attractive force on Q2 by Q1। ठीक है, तो F21 क्या है फोर्स ऑन Q2 by Q1। ठीक है, फोर्स ऑन Q2 by Q1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है Q1 के द्वारा लगाया जा रहा है Q2 पे। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अब फोर्स किधर लग रहा है इस डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी पोजीशन A है इसकी पोजीशन B है तो हम F21 जब लिखेंगे तो F21 जब हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस C1 Q2 और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है आप देखें B से A की तरफ, फ्रॉम B टू A। तो डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर BA का यूनिट वेक्टर अपॉन डिस्टेंस क्या है वही BA। तो BA चाहे मॉड में लिखिए चाहे सीधे ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिख के मॉड बना लीजिएगा, इतनी चीजें तो आप जानते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये BA है BA को हम R1 और R2 के टर्म में कन्वर्ट करें, तो वही फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर जब लगाएंगे आप ये देखें इसकी डायरेक्शन क्या है इधर है, इसकी डायरेक्शन क्या है इधर है, ये और ये सेम डायरेक्शन एक क्लोजिंग साइड है, तो इसका जो रिजल्ट जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड कर दो। ठीक है, तो BA ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड, इसका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए BA अब लिख लेते हैं, तो BA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस BA इज इक्वल टू R1 minus R2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज R21। ठीक है, R21 यही कुछ चीज लिखेंगे, तो इसमें किसी का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रॉम फर्स्ट अच्छा हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालना आप जानते ही हैं। BA का यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि खुद
वेक्टर BA माइनस इसका मॉड कितना हो जाएगा BA का मॉड ले लीजिए, दिस इज मॉड। तो BA खुद कितना है R21 है, दिस इज R21 और इसका मॉड कितना हो जाएगा, चाहे R21 ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, चाहे आप 0 बन रहे हो तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, जो मन में आप क्या है दोनों बात वही है। इतने में भी इसी वही चीज हो गई। तो यहाँ दो डंडे खींचने पड़े, यहाँ ऊपर लगाना पड़ेगा, बात वही हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट जो हमारा बेसिक इक्वेशन था, अब उसको हम लिखना शुरू करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, F21 जो आपको मिलेगा, F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q1 Q2 K Q1 Q2 और BA जो है BA अभी आपने कितना निकाला है दिस फर्स्ट, और ये नीचे ये कितना था BA को था कितना, दैट इज R21 का मॉड जब आप निकालेंगे, ये मॉड लेंगे ना आप इसका, और इसका यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा R21 की डायरेक्शन अपॉन R21, ठीक है, R21 चाहे वही वाला ले लीजिए, चलिए ऐसे ही वाला। अब यानी F21 की वैल्यू कितनी हो गई, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड Q, ये हो गई, और किस डायरेक्शन में, R21 की ही डायरेक्शन में, चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए कि Q1 टाइम बचाने के लिए अपन Q2 अपॉन R21 का Q, और डायरेक्शन क्या है R21, ये डायरेक्शन हो गया है जी। तो अब ध्यान आप ये दीजिए साहब कि इसमें क्या है, जब अट्रैक्शन हो रहा है, लाइक चार्जेस हैं, तो जब अट्रैक्शन हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, समझ में आया ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं वेक्टोरियल फॉर्म में, और एलाबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अब हम सिमिलरली का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आपको हर तरीके से समझा सके, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको करना ये है कि आप पूरा फिर से डिराइव करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये भी तो होगा ना कि ये जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, Q2 भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तब F12 निकालेंगे आप। F12 क्या होगा, फोर्स ऑन F1 बाई सेकेंड, लेकिन वो अट्रैक्टिव होगा किधर, अट्रैक्ट होगा इधर, ये आपको निकालना है और सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, यानी F12 अगर आप निकालेंगे तो F12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सीधी सी बात है कि Q1 Q2 डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, R12 की ही डायरेक्शन होगी अपॉन R12 का क्यूब हो जाएगा। ये सिमिलरली करके हमने निकाल दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है बाकायदा इसको डिराइव करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन के केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन जब रिपल्सन हो रहा था तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। यानी रिपल्सन के केस में F12 जब लिखते हैं तो यहाँ क्या होता, R21 होता, और यहाँ क्या होता, R21 होता। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो दिस वाज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ फॉर बोथ द केसेस व्हेन देयर इज अट्रैक्शन एंड व्हेन देयर इज अ रिपल्सन। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगर हमें सिंगल क्या कहते हैं वन डायमेंशन में लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, ये तो 2 डायमेंशन में है ना, ये कितने डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, प्लेन में है, तो वेक्टर्स कूलम्ब्स लॉ हम आपको 1 डायमेंशन में लिखना बता दे रहा है, वो एक लाइन में हो जाएगा, इसमें कुछ लंबी कहानी नहीं है, ये कंक्लूजन उसी बहाने निकल जाएगा, तो काम हो जाएगा। चलिए कूलम्ब्स लॉ अब हम लिखते हैं in 1 dimension. Coulomb's law in 1 dimension. कुछ नहीं करना, वही कहानी है। ये मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, दिस इज Q1। अच्छा कंडीशन 1 वही रहेगी, Q1 Q2
क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव, रिपल्सन होगा। मान लो इस बार दोनों को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स इसको इधर धक्का देगा, ये वाला इसको इधर धक्का देगा, तो ये वाले का नाम क्या होगा, F12 होगा, फोर्स ऑन 1/2, और ये वाला कौन होगा, फोर्स ऑन 2/1। F12 जब लिखना होगा तो सीधे आप लिखोगे F12 इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल, देखो कुछ नहीं करना। F12 अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, इसके ठीक अपोजिट लेते हैं रिपल्सन के केस में, तो R21 लेंगे, R21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किसका लेंगे, R21 का, ऐसे लिखेंगे, बस बात खत्म। और आगे 0 बनना है, इसको पूरा वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए आप यहाँ मैग्नीट्यूड से गुणा करेंगे, तो नीचे भी मैग्नीट्यूड से गुणा करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड से गुणा करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं यही चीज क्या हो जाएगी, Q1 Q2, और ये हो जाएगा उस कंडीशन में वेक्टर R21, और ये हो जाएगा कितना, R21 का क्यूब, ये हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हमें F21 निकालना पड़ता तो आप क्या लिखते, K Q2 अपॉन F21 है, उसका ठीक उल्टा कौन जाएगा, R12 हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा और डायरेक्शन कर लीजिएगा। बाकी आप अगर इसको और यूनिट वेक्टर दिएगा, वेक्टर में बदलना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जान ही रहे क्या हो जाएगा। अगली कंडीशन तब के लिए सेकंड कंडीशन, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है जी। अब आगे चलते हैं, अगली कंडीशन जब वन डायमेंशन में अट्रैक्शन हो रहा हो तब के लिए तो और सिंपल है। अब सेकंड कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, कंडीशन 2, वन डायमेंशन में कंडीशन दिया हुआ Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो ये तब होगा जब अनलाइक चार्ज, फॉर अनलाइक चार्ज, यानी अगर एक ये मान लो पॉजिटिव Q1 है एंड दिस इज Q2 है और ये क्या है, नेगेटिव है, इन दोनों के बीच जो भी है, जैसे इसकी पोजीशन वेक्टर वगैरह आप सीधा डालते हैं, इसका एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना होगा मान लो F12, तो F12 का मतलब क्या हुआ, F12 को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो ये है F12, याद रखिए, ये F12 हो जाएगा, और इधर ये क्या होगा, F21, ठीक है। F12 जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन अट्रैक्शन का केस है तो सीधे R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन भी किसकी होगी, R12 की होगी, यूनिट वेक्टर, और इसको यूनिट वेक्टर के बजाय वेक्टर में बदलना होगा, ऐसे इसको क्यूब कर दीजिएगा और बाकी मान निकाल सकते हैं। F21 अगर आपको निकालना है तो K Q1 Q2, यहाँ यूनिट वेक्टर जो होगा आपका वो क्या होगा, R21 ही होगा अपॉन R21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म था 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन का कूलम्ब्स लॉ का। आगे हम कुछ कॉन्क्लूजन्स निकालेंगे और उन कॉन्क्लूजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। कूलम्ब्स लॉ पे जो कॉन्क्लूजन्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।